Hello guys, welcome in the class. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies, Kanpur. I am taking your seated class related child development pedagogy, in which I am discussing about inclusive education. In the last lecture, I discussed about inclusive education, and in the types of inclusive child, I discussed about disadvantaged or deprived children and their characteristics. Today I will discuss about socially disadvantaged children. अगर हम बात करें who are the disadvantaged children socially, so we can say that who are deprived सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, एजुकेशनली, क्योंकि जो भी सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं उन्हें ही सामाजिक एवं आर्थिक रूप एवं शैक्षिक रूप से बैकवर्ड चिल्ड्रन कहते हैं, या उनमें ही वे चिल्ड्रन भी आ जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस. सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन मीन्स सामाजिक रूप से वंचित बालक या बच्चे कौन होते हैं? जो कि गरीबी, पार्टी, अशिक्षा और परिवार की जो पुअर सिचुएशन होती है उनके कारण कहीं न कहीं बहुत सी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं. द चिल्ड्रन हु जो सोशली, इकोनॉमिकली जो पिछड़े तबके से आते हैं, एक तरह से कह सकते हैं किसी भी कारण से, चीजों से वंचित रहने के कारण स्कूल से लाभ नहीं उठा पाते हैं. जो बच्चे देश के आंतरिक आदिवासी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जाते हैं जहां शैक्षिक सुविधाएं न के बराबर होती हैं, ऐसे ग्रुप के चाइल्ड सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन कहलाते हैं. सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड इज वन हु इज from socially and economically backward section of the community. कम्युनिटी के सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं उस सेक्शन से आते हैं. Who cannot profit, जिन्हें स्कूल का लाभ नहीं मिलता, because of deprivation of one sort to or another. किसी भी तरह से उन्हें किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल पाता और वे वंचित रह जाते हैं. Such children show cumulative academic deficits, high dropout rate and progressive decline in intellectual functioning. जो बालक cumulative academic यानी कि कहीं न कहीं अपने जो academics होते हैं उनमें वो पिछड़े माने जाते हैं, वो बिल्कुल उनका डाउन होता है, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं क्योंकि किसी न किसी वजह से वो उसको कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं. और वैसे बालक जो कि अपनी बौद्धिक क्षमता को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं सुविधाएं न मिलने के कारण, और कहीं न कहीं उनका जो स्तर होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं. Socially disadvantaged individuals are those who face racial or ethnic prejudices or cultural bias. एक तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक जो भेदभाव होते हैं उसमें वो गिने जाते हैं. ऐसे सामाजिक समूह होते हैं जो कि जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अन्य लोगों से अलग होती है. कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सामाजिक दृष्टि से जो है वो हायर माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी कि उनको सोसाइटी में बहुत सम्मान रिस्पेक्ट मिलता है. बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत लोअर माने जाते हैं. इकोनॉमिकली भी वो बैकवर्ड होते हैं, गरीबी रेखा के कई बार नीचे भी हो जाने को मतलब वो विवश हो जाते हैं. सो वी कैन से कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके अंदर जो निम्न लोअर सोशल सिचुएशन वाले या सामाजिक स्थिति वाले
दुर्बल वर्ग जो होता है, जिनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, जैसे कि उनको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, वे हायर क्लास के साथ उनको उठना बैठना नहीं है, एक साथ भोजन नहीं करना है, जो पहले के टाइम में घोड़े वगैरह की सवारियां होती थी वो उनके साथ नहीं करनी, जो हायर क्लास है, सवर्ण जिनको कहा जाता है, उनके पड़ोस में रह नहीं सकते, उन कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इस तरीके से बहुत सी उनको चीजों से उनको डिप्राइवेशन मिल गया था, वंचित कर दिया गया था। तो जब कोई समाज अगर समय के अनुसार नहीं बदलता है तो उसका यही परिणाम होता है कि वो कहीं ना कहीं वहां पर जो पॉपुलेशन होती है, जो बच्चे होते हैं, वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सब रूप से पिछड़ जाते हैं, जिसका जो परिणाम होता है उसे हम कहते हैं सामाजिक विघटन, जो सामाजिक समस्याओं से घिरे होते हैं। सो इन दिस कैटेगरी दे रेफर टू एज scheduled caste SCs, scheduled tribes STs, backward classes, minorities, और इनमें हम इंक्लूड कर सकते हैं वुमेन, स्लम्स, ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से जो वंचित बालक है वो ऐसे बालक हैं जो किसी न किसी रूप में पिछड़ गए हैं, उनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जिससे वे आगे बढ़ सकें। बट इन नाउ डेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक उनको सामाजिक न्याय, समानता, जो मानव अधिकार उनको दिए गए हैं, जिसके बहुत से प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स हैं। अगर उसके बाद भी हमारा देश पिछड़ा है या हमारा देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है तो उसका बहुत बड़ा फैक्टर या कारण है शिक्षा और साक्षरता में पिछड़ापन, यानी कि इलिटरेसी है, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर राइट्स। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ही नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों ने हमें बहुत से एजुकेशनल प्लान्स, प्रोग्राम्स, प्रोविजंस, फैसिलिटीज बहुत सी दी हैं, बट हम उनके प्रति अवेयर नहीं हैं, जिसकी वजह से हम अभी तक पिछड़े हुए हैं। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनको कह सकते हैं, कॉजेज भी कह सकते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो पिछड़े हुए हैं। सम ऑफ द मेजर कॉजेज आर पावर्टी। सबसे पहले आ जाता है पावर्टी, गरीबी। चूंकि इनको जाति व्यवस्था के अंदर रखा गया, इन्हें ये कहा गया कि आप को ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, तो जो लोअर क्लास का काम होता है तो उसमें बहुत ज्यादा इनकम नहीं मिलती है, जिससे वो गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं। उनको मकान आदि की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, पका हुआ खाना नहीं मिलता, तो वो जो इनकम होती है वो उनको कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देती है। तो जो गरीबी है ये बहुत ही एक बड़ा कारण है इनका आगे ना बढ़ने का। सेकंड है एजुकेशनल बैकवर्डनेस। एजुकेशनल बैकवर्डनेस शैक्षिक पिछड़ावन। गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन नहीं दिला पाते हैं, एनरोल नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से वे शैक्षिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं। और अगर इलिटरेट हैं तो उनको बहुत से अपने अधिकारों का भी ज्ञान नहीं होता है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स। नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या है? हमें अवसरों की समानता नहीं दी गई है, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो समाज में रहने के लिए किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटीज हो। अगर वो हम अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिली हैं तो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, कि हमें अवसर ही नहीं मिल पा रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर। कई बार क्या होता है कि हम ट्राइब्स की देखते हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग होती हैं, तो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं ना कहीं भाषा का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन जीने के ढंग में। तो भाषा की जो एक जो बाधा है वो हमारी बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है।
लिमिटेड पेरेंटल एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट। कई बार क्या होता है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समय के अनुसार समाज के साथ अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट हमें पेरेंट्स का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, हमें घर का वैसा वातावरण नहीं मिल पाता, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जो सीमित होता है सपोर्ट, तो उसकी वजह से भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, समाज में जो हमारी भेदभाव की सीढ़ी बना दी गई है, जो कि जाति व्यवस्था पर टिकी हुई है कि इस जाति को ये काम करना है, उस जाति को वो काम करना है, तो ये जो भेदभाव है, अगर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जब तक खत्म नहीं होता तब तक इसमें बहुत ज्यादा और बहुत अधिक सुधार देखने में नहीं आएंगे। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, कई बार ऐसे व्यक्ति जो इस दायरे में आते हैं वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गरीबी का शिकार होते हैं, उनके अंदर वो पावर, वो ताकत नहीं होती है समाज के लोगों से लड़ने की, वो अपने आप को झुका हुआ हीन प्रवृत्ति का मानते हैं, तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, वही बात की हमारे को फैसिलिटीज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, जब हमें मटेरियल नहीं मिलेगा, रिसोर्स नहीं मिलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इनको कह सकते हैं कि इन वजहों से व्यक्ति लेस अचीव कर पाता है चीजों को, और अपना अच्छा इंटेलेक्चुअल अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, खराब इनका शैक्षणिक प्रदर्शन होता है, इनके अंदर बहुत सी संज्ञानात्मक कमियां होती हैं, इनकी बुद्धि उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि इन्हें अगर ओवरऑल देखें तो इनको सुविधाओं की कमी के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब इनके लिए रेमेडियल मेजर्स क्या बताए गए हैं कि किस तरीके से इनका चीजों को कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं या थोड़ा सा चेंजेस करके इनको आगे बढ़ा सकते हैं। द करिकुलम शुड टू बी स्पेसिफिक and related to the needs and real life experiences। इन बालकों के लिए, जिसको भी हम एक एक करके बाद में डिस्कशन करेंगे, इनके लिए करिकुलम उनके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी मानी जाती है कि हमें सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से वंचित हैं, तो हम भी एक तरीके से ये बालक भी स्पेशल चाइल्ड में आ जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनको सोशल लाइफ जीने का अधिकार नहीं मिल पाता, उनको एजुकेशनल लाइफ जीने का अधिकार नहीं मिल पाता। तो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करते हुए, जो कि सच्चाई में रियल में उनके साथ होता है, करिकुलम में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए, थोड़ा सा उनके लिए विशेष होना चाहिए। एम्फेसिस should be on learning manual skills, life skills and technical। इनके लिए जो मैन पावर है, मैनुअल स्किल्स जो इनके लिए इनको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, उन स्किल्स के लिए एम्फेसाइज करना चाहिए सिखाने में। लाइफ स्किल, जीवन को किस तरीके से जीना है, अच्छे तरीके से लाइफ जीने का ढंग, और टेक्निकल एफिशिएंसी, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजिकल एरा चल रहा है, तो उसमें हर चीज टेक्निकल है, तो इन स्किल्स में इनको आगे बढ़ाना चाहिए, एम्फेसिस करना चाहिए। इंटरेस्ट इन लर्निंग हैज टू बी क्रिएटेड बाय द टीचर। Effort should be towards developing self-confidence, self-respect and a sense of cultural identity। इनको सीखने के लिए इंटरेस्ट जगाना, जो कि पेरेंट्स और टीचर के द्वारा ही संभव है। हमेशा एक पुशअप करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि इनका जो रुचि है वो कभी भी एजुकेशन से सीखने के प्रति कभी भी कम ना हो। ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए जो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को विकास कर सकें, विकसित कर सकें, बढ़ा सकें, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा दे सकें, उनको इस बारे में उनको मोटिवेट करना चाहिए, समझाना चाहिए, कल्चरल आइडेंटिटी को इनकी बढ़ाना चाहिए। सो दीज आर द some remedial measures about the socially disadvantaged children। Now we see कि एक्चुअल में जो इनको
क्लासिफाई किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें SCs, STs, बैकवर्ड चाइल्ड और वुमेन स्लम्स ही आए हैं। इनको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। एजुकेशन, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है व्हाट आर द शेड्यूल्ड कास्ट चिल्ड्रन। जो इनको हिंदी में अनुसूचित जाति कहा जाता है, ऐसे लोग जो हायर कास्ट के, हाई क्लास के जो लोग हैं, उनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार बने। इनको एक कहना चाहिए कि अस्पृश्य कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार ने बाद में इन्हें डिप्रेस्ड क्लास शब्द का यूज करके इन्हें शोषित वर्ग कहा, परंतु 1931 में अंबेडकर जी ने जब सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इनका नाम शोषित वर्ग से बदलकर अनुसूचित जाति रखने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि जब ये सूची के अंदर आ गए तो इनको एक तरीके की सुरक्षा और अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हुए। तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग था, उनको कहीं न कहीं सुरक्षा या अधिकार उपलब्ध कराए जाएं, इसलिए इनका नाम बदलकर 1935 में अनुसूचित जाति रखा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये हैं कौन सी जातियां। द शेड्यूल्ड कास्ट आर दोस पर्सन्स जो कि परंपरागत जाति व्यवस्था में सबसे लोअर स्टेप पर हैं, सबसे नीचे के पायदान पर हैं, सोपान पर हैं, हम कह सकते हैं, जो कि कहना चाहिए कि गंदगी, अपवित्र ऐसे मतलब काम करते हैं जो प्रदूषित होते हैं। और इनको मतलब इनके जो कनेक्ट किया जाता है हमेशा गंदगी के साथ कि ये गंदगी साफ करने के लिए बने हैं, दूसरों की दास्ता स्वीकार करने के लिए बने। इनको बहुत से अलग अलग नाम दिए गए, शूद्र, दास, चंडाल, म्लेच्छ, अस्पृश्य, हरिजन। तो इस तरीके से ऊंची जाति के लोग इन पर दबाव बनाकर इनको दलित बना दिया उन लोगों ने, और इनसे काम निकलवाने के लिए उन्होंने कहा ये हमारे लिए खाली सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। अब इनकी बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिसके कारण ये हर क्षेत्र में पीछे रह गए। तो वो उनकी थी प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, लैक ऑफ सोशल कांटेक्ट, सामाजिक संपर्क का अभाव था, पूजा पाठ में भाग नहीं ले सकते, अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते, ऊंची जाति वालों के साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ खेल नहीं सकते, उनके साथ जो गांवों में सभाएं होती हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ पब्लिक वेल्स एंड पॉन्ड्स, सामाजिक जो सार्वजनिक कुएं बने थे, तालाब बने थे, उसको यूज नहीं कर सकते। और मंदिर में प्रवेश निषेध था, ये जा नहीं सकते थे, धार्मिक पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। पके हुए खाने को इनको खाने की अनुमति नहीं थी कि इनको जो उन दूसरों के द्वारा दिया गया बचा कुचा भोजन खाना था। ऐसे ही इसी वजह से दूसरों पर डिपेंड रहते थे। प्रॉब्लम कॉज्ड बाय पावर्टी, जो बहुत सी गरीबी से संबंधित समस्याएं थी कि उनको मकान नहीं, मटेरियल डिप्राइवेशन था, लैक ऑफ लैंड, उनको भूमि नहीं दी गई कि वो रहें अपना, बस दूसरों की भूमि पर खेती कर सकते थे, मजदूर बन के काम कर सकते थे। इसी वजह से एजुकेशनली ये बैकवर्ड होते गए। कहीं ना कहीं इंडेप्टनेस और बॉन्डेड लेबर में बंधुआ मजदूर बना दिया गया, हमेशा ऋण से ग्रस्त रहते थे। इनको एक तरीके से इनको बहुत सा अत्याचार सहना पड़ता था। तो ये शेड्यूल कास्ट की उस समय की स्थिति थी। तो इनको एजुकेशन के लिए क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा राइट्स दिए गए, वो जो प्रोविजन दिए गए, उस पर डिस्कस करते हैं हम। ये तो मैंने बताया कि एक्चुअली में वो हैं क्या और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रोविजन में जो आ जाता है सबसे फर्स्ट, इंसेंटिव्स टू इंडाइजेंट families to send their children to school regularly till they reach the age of 14। हमें उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज को इस तरीके से प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है कि कम से कम 14 साल की आयु तक वो रेगुलरली स्कूल जाएं और शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो ये जो घर से लेकर काम है वे पेरेंट्स ही कर सकते हैं स्कूल पहुंचाने तक का। उसके बाद जो ड्यूटी या सेवा शुरू होती है वो स्कूल की होती है। प्रोवाइड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप।
प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इनको समय समय पे प्रोवाइड करानी चाहिए, जिसके लिए उनको भी अवेयर होना जरूरी है कि किस तरह से क्या प्रिपरेशन करनी है जिससे उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिले, तो कहीं पर भी वो गरीबी के कारण, पैसे के कारण शिक्षा से वंचित न रह पाए। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ऐसा नहीं देखना है कि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, चाहे वो टीचिंग की हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो शेड्यूल कास्ट वालों को हम वो अपॉर्चुनिटी ना दें। उनमें से भी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जब उनमें से निकल के शिक्षक आएंगे तब वो उनकी भावनाओं को समझकर उस तरीके से उनको शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर एससी स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स हॉस्टल, उनके लिए आवासीय विद्यालय होने चाहिए, जिससे कोई दूर दराज में रह भी रहे हैं या ऐसी कोई समस्या आ रही है जिसकी वजह से वो उस विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे, तो हॉस्टल में रहकर नियमित रूप से रेगुलरली अपनी एजुकेशन गेन कर सकें। फैसिलिटेट फुल पार्टिसिपेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन स्कूल बिल्डिंग, बालवाड़ी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर, उनकी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। स्कूल बिल्डिंग में आना, स्कूल में पढ़ाई करना, बालवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई के लिए मौके मिलना, एडल्ट एजुकेशन यानी कि किसी वजह से कोई एजुकेशन पीछे नहीं पा पाया तो एडल्ट एजुकेशन सेंटर में उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। टू प्रोवाइड फ्री यूनिफॉर्म, उनको फ्री यूनिफॉर्म्स दी जानी चाहिए, जिससे कहीं पर भी वो किसी भी कारणवश अगर वो यूनिफॉर्म नहीं खरीद पा रहे हैं तो स्कूल की से वंचित न रह पाए या शिक्षा से वंचित न रह पाए। अबॉलिशिंग ऑफ ट्यूशन फी को हटाकर उनको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। फ्री टेक्स्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बैग है, टेक्स्ट बुक्स है, मटेरियल है, कोई भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल, सारा कुछ इनको फ्री प्रोवाइड कराना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन जोन्स, SEZ जिसको बोलते हैं, टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन द स्पेसिफिक एरिया, इन स्पेसिफिक एरिया में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोशन के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स, अलग अलग ऐसे जोन्स बनाए जाएं जहां पर ये शिक्षा प्राप्त कर सकें। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट हों, हायर एजुकेशन के कोई भी इंस्टीट्यूट्स हों, कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान हो, इनके लिए कहीं न कहीं पर हमें सीट्स का रिजर्वेशन रखना चाहिए, चाहे वो आगे जाके फिर इनके लिए जॉब्स के लिए भी सीट्स का रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया गया, तो 3% इनको रिजर्वेशन दिया गया। अवेयरनेस एंड लिटरेसी कैंप्स एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग देम, जागरूकता के कैंप, अभियान, इनको साक्षरता के जो कैंप और अभियान है ये समय समय पर चलाए जाने चाहिए, जो कि गवर्नमेंट द्वारा हमारे चलाए भी गए हैं कई बार। कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान है और जन जन शिक्षा है और जनसंख्या शिक्षा, इस तरह के बहुत से अभियान चलाए गए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है। तो इस तरीके से अगर वो समय समय पर अवेयर होंगे अपनी शिक्षा के प्रति, अपने प्रति, तो उनके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अधिकार प्राप्त इनको प्रदान किए गए हैं। नाउ वी सी अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइबल चिल्ड्रन आर दोज जो कि हमारे समाज की जाति व्यवस्था से बाहर हैं। ऐसे पर्सन्स मोस्टली हमें मिलते हैं माउंटेन्स, जंगल्स, आइलैंड्स, जो मरुस्थलीय मैदान होते हैं, स्थान होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, तटीय गांव होते हैं, पहाड़ हैं, टापू हैं, ऐसी जगहों पे इनकी अपनी ही इनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनका अपना कल्चर होता है। ये अपनी मतलब जो एक पॉलिटिकल जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक जो व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होता है, ये इनका अपना ही बना हुआ होता है। ये संविधान या राजनीतिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते थे, परंतु जो समय का बदलाव हुआ तो उसमें जो कुछ लोगों ने हिंदू धर्म, कुछ लोगों ने इस्लाम, कुछ ने ईसाई धर्म को अपनाया और मोस्टली ये अपने अपने जो इनके अंदर जो एक कहते हैं ना बाय बर्थ, इनके अंदर एक कला होती थी, आर्ट एंड क्राफ्ट की, डांस करना, कोई कारीगरी हैंड क्राफ्ट्स की जो उनके अंदर जो कला होती थी, उसमें इन्होंने धीरे धीरे अपना स्थान पाया। इनका जो मुख्य काम था वो फ्रूट्स
उनको इकट्ठा करना, बेचना और हंटिंग करना, फिश मतलब जो मारते हैं, पकड़ते हैं, जो फिश का जो भी व्यवसाय होता है, मत्स्य व्यवसाय, एग्रीकल्चर, कृषि करना, इस तरीके से ये बहुत सारे इनके अपने अपने काम, व्यवसाय या धंधे होते थे। इनमें बहु विवाह और बहुपति विवाह ये सब मतलब बहुत ज्यादा चलता था। इन जातियों में टोडा है, मुंडा है, खासा, संथाल, ये बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, जो वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इनको भी अगर हम प्रॉब्लम्स देखें तो इनको भी जंगल से जुड़ी समस्याएं, कि वहां पर जो शिकार करते हैं या जो कारीगरी करते हैं, तो ऐसा एरिया है जहाँ जानवर रहते हैं, तो लकड़ी वगैरह को यूज करना, मतलब वो उस तरीके से अपना कारोबार नहीं कर पाते हैं। कृषि की समस्या ऐसी होती है जंगलों में, बहुत कई बार जो भूमि होती है वो उपजाऊ नहीं होती है, तो इनको अलग अलग तरीके से बहुत सी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, तो जंगली जानवर उनको नष्ट कर देते हैं। फिर भूमि इनको प्रदान नहीं है, वहां पर जानवरों के कारण वे अपने अपने मकान बना के नहीं रह पाते हैं। इंडेप्टनेस है, वही बंधुआ मजदूरी इनको करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन गैप है, चूंकि दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो बहुत दूर तक लोगों से बातचीत करना, संचार, कम्युनिकेशन हो पाना इनके लिए टफ हो जाता है। उसके बाद इनके मतलब शिक्षा से पिछड़ जाते हैं, इसीलिए कि उस तरीके की वहां पर सुविधाएं नहीं है, हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं उतना, वहां पे खान पान की सुविधाएं, हॉस्पिटल्स, फैसिलिटीज नहीं होती हैं। और कई बार माइग्रेशन की वजह से भी इनको दिक्कत होती है कि कई बार इनको अपने उद्योगों के लिए या अपने व्यवसाय और उसके लिए माइग्रेट होकर इधर उधर दूसरी शहरों में उनको जाना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से इनको बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ये सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन के अंडर आते हैं। अब इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस दिए हैं या क्या सुविधाएं इनको प्रदान की हैं, क्या प्रावधान दिए हैं, उसको देख लेते हैं। ओपनिंग अप ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज अंडर द जवाहर रोजगार योजना एंड ट्राइबल वेलफेयर। बहुत सी इनके लिए जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत बहुत से प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं, खोलने का प्रावधान है। ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं, बट इन सब के प्रति इनको अवेयर होना जरूरी है। टू डेवलप द करिकुलम एंड डिवाइस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इन ट्राइबल लैंग्वेजेस। जो इनिशियल स्टेज है, यानी कि प्राइमरी स्टेज पे जो बच्चों को हम जिस लैंग्वेज से पढ़ाते हैं, मातृभाषा जो भी होती है, तो उनको हर चीज को ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है ट्राइबल लैंग्वेज में। तो ये सुविधा उनको प्रदान करनी है, उनके लिए अरेंजमेंट करना है फॉर स्विचिंग ओवर द रीजनल लैंग्वेज, उनकी रीजनल लैंग्वेज में। Educated and promising scheduled tribe youths will be encouraged and trained to take up teaching in tribal areas. हमें उस ट्राइब यूथ को एजुकेट करना है, उनको एनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको ट्रेंड करना है कि उन ट्राइबल एरियाज में वो पढ़ा सकें या ट्रेनिंग करा सकें। रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन करने चाहिए, इंक्लूडिंग आश्रम स्कूल विल बी एस्टैब्लिश्ड ऑन लार्ज स्केल। ऐसा कहा गया कि आश्रम स्कूल इनके लिए जगह जगह पर खोले जाएंगे। आंगनवाड़ी की बात की गई। नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स विल बी ओपन ऑन प्रायोरिटी बेसिस इन एरियाज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स खोले जाएंगे इनके लिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले जाएंगे, ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन है प्रायोरिटी बेस पर इनको उन चीज़ों से वंचित न रखा जाए और वो गेन कर सकें। स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन विल एम्फेसाइज इंडिविजुअल, प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल कॉजेज। स्कॉलरशिप इनके लिए हायर एजुकेशन में प्रोवाइड की जानी चाहिए। करिकुलम एट ऑल द स्टेजेस ऑफ एजुकेशन विल बी, इनके लिए करिकुलम डिज़ाइन किया जाना चाहिए इस तरीके का जिससे उनको कहीं पर भी कोई समस्या ना आए, उनके लैंग्वेज बैरियर ना बीच में क्रिएट हो, एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए ताकि वो जो भी उनके अंदर
टैलेंट है, क्रिएटिव टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो हर चीज़ के अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए टू प्रोवाइड फ्री यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स फ्री, एबोलिशन ऑफ ट्यूशन फ्री। मोस्टली चीज़ें वही हैं जो हमें शेड्यूल एससीज के लिए मतलब प्रोविजंस रखे गए, कुछ थोड़े बहुत इनके लैंग्वेज और उसको लेकर थोड़े से चेंज हैं। वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन्स की बात की गई है टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन द स्पेसिफिक एरिया। सो दीज आर द प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइबल चिल्ड्रन। अब ये है कि जब इनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे तो समय समय पर ये अवेयर होकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इनको सुविधाएं दी गई हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, वे उनसे कितना लाभ उठा पाते हैं। ओके, सो आज हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया, एससीज और एसटीज के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन फॉर ओबीसीज, वुमेन और स्लम्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, टीचर्स मस्ट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज in the context of dealing with disadvantaged learners? Means वंचित शिक्षार्थियों यानी कि डिसएडवांटेज या डिप्राइव्ड जो लर्नर हैं, चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे व्यवहार करने के संदर्भ में जो टीचर्स हैं उनको इनमें से किन वैल्यूज में विश्वास करना चाहिए। तो वो कौन सी वैल्यूज हैं हम देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस, हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर, नो डिमांड्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑन द स्टूडेंट, फॉर इमीडिएट compliance of students, use of being shocked and angry। मीन्स छात्रों की जो सक्सेस है, सफलता है, उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर कर रहे हैं, उच्च उपेक्षाएं, छात्र पर किसी प्रकार की कोई मांग नहीं होना, छात्रों की तत्काल अनुपालन के लिए आध्यात्मक या क्रोधित होने का उपयोग करना। मीन्स आघात्मक मीन्स हम कहीं ना कहीं उनको आघात पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, या क्रोधित होने का तो इसमें क्लियर है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल अलग ही नजर आ रहे हैं। ना हमें उच्च अपेक्षाएं करनी है, ना ऐसी कोई किसी का कोई डिमांड रखनी है, ना ही कोई क्रोधित होने का उपयोग करना है। तो फर्स्ट वन इज छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स सक्सेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a characteristic of socially disadvantaged student? अब आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार हमारा ध्यान नॉट वर्ड पर नहीं जाता है कि वो हमसे क्वेश्चन में यस के थ्रू पूछ रहे हैं कि नॉट, पॉजिटिव पूछ रहे हैं कि नेगेटिव। तो नॉट वर्ड पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि उसमें कहीं नॉट तो नहीं लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, एक्सपीरियंस चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस दैट डू not prepare them effectively for school, does receive regular health care, are not exposed to a wide variety of experiences, are not motivated to do well in school। तो कौन सी विशेषता नहीं है, हमें क्लियर पता चल रहा है। जब भी कोई नेगेटिव आंसर होता है वो नहीं होता है। बाल देखभाल प्रथाओं का अनुभव करना जो उन्हें विद्यालयों के लिए तैयार नहीं करते हैं, तो नहीं आ गया इसमें। अनुभवों, नियमित स्वास्थ्य देखभाल मिलना, अनुभवों की एक विस्तृत विविधता के संपर्क में नहीं होना, वे विद्यालय में अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। तो 3 पॉइंट आपको नेगेटिव क्लियर दिख रहे हैं, तो इसमें सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। नियमित स्वास्थ्य देखभाल मिलना मीन्स डस रिसीव रेगुलर हेल्थ केयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू कैटर टू द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड अ टीचर शुड। एक टीचर को कैसा होना चाहिए? ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम and involve them in class discussions।
मेक देम सिट सेपरेटली इन द क्लास, क्या उनको सेपरेट रखना है क्लास से? इग्नोर देम, अब पहले वर्ड से ही समझ में आ गया उनको इग्नोर करने की बात हो रही है, यानी कि ये रॉन्ग है। सेपरेट करने की बात हो रही है, मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। गिव देम अ लॉट ऑफ रिटन वर्क, क्या उनको कोई बर्डन डालना है रिटन वर्क से? नहीं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, उनके बारे में और जानना, एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन, उनको भी क्लासरूम के डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है, उनके लिए अधिक जानकारी एकत्र करनी है और उन्हें उस डिस्कशन में उनको इन्वॉल्व करना है या शामिल करना है। ये ऑप्शन क्लियर समझ में आ रहा है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। एजुकेशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन डिजर्व्स, कैसी एजुकेशन डिजर्व करते हैं? स्पेशल सिलेबस। स्पेशल सिलेबस इसलिए नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम फिर उनको अलग कैटेगराइज कर रहे हैं कि मतलब उनको स्पेशल चिल्ड्रन में अलग फील करवा रहे हैं। सपोर्टिव गवर्नमेंटल पॉलिसीज टू बी पिटिड बाय द टीचर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्लियर समझ में आ रहा है, हमें टीचर के द्वारा उनके कोई दया नहीं दिखानी है, उनके लिए कोई स्पेशल सिलेबस नहीं रखना। सपोर्टिव गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा सहकारी नीतियां हैं, उनके लिए जो पॉलिसीज, जो प्रोविजंस, जो उनको हक दिए गए हैं, जो अधिकार बनाए गए हैं, वो उनको देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली? तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वंचित जो बच्चे हैं, डिप्राइव डिसएडवांटेज बच्चे हैं, उनको रेगुलरली स्कूल जाने के लिए हमें जो मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, तो इनमें से कौन सा वे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा तरीका, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा? तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं पेइंग ₹5 पर डे, क्या उनको अट्रैक्ट करने के लिए ₹5 डेली देने चाहिए? नहीं। ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल्स, आवासीय विद्यालय खोलने चाहिए। नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी मेड अ लीगली पनिश्ड ऑफेंस, क्या उन बच्चों को विद्यालय नहीं जाने देना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध हो सकता है? उनको ये समझाना है। या विद्यालय द्वारा जो नियोजित एक क्या बोलते हैं, एक चाइल्ड कलेक्टर, एक बाल संग्राहक वो होता है, क्या उन बच्चों को घर से ले जाने के लिए क्या इस तरीके की कोई फैसिलिटी देनी है कि वो प्रतिदिन उनको घर से लेकर आए? बट ऐसा नहीं है, ले भी आएंगे तो ये फोर्सली हो जाएगा, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ऐसा देखना है जिससे वो ईच एंड एवरी टाइम उस चीज को हम उनको जब भी हमें डाउन लगे तो मोटिवेट कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है आवासीय विद्यालय खोलना या ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल, ताकि वो वहीं रहेंगे तो उनको उसी तरह से हम समझ के उनको इस तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर इसमें नॉट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एन इफेक्टिव इंटरवेंशन टू इंक्लूड चिल्ड्रन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन क्लासरूम। मीन्स जो कौन सी ऐसी रणनीति है कक्षा में अपनानी चाहिए जो ये मार्जिनलाइज्ड मीन्स ये जो फैसिलिटी लेस बच्चे हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिली हैं, जो वंचित बच्चे हैं, उनमें से आने वाले बच्चों को शामिल कर पाएं, कौन सी ऐसी रणनीति नहीं होगी, प्रभावशाली नहीं होगी। अब इसमें नहीं वर्ड जुड़ा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम डिस्कशंस, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है पार्टिसिपेट करने की क्लासरूम डिस्कशन में। एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑल द एक्टिविटीज, स्कूल की जो भी एक्टिविटी हो रही है सब में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इंश्योर करना है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का हमें जो अटेंडेंस है वो मतलब उनकी उपस्थिति या रिटेंशन मीन्स वो ठहराव कि हाँ डेली आ रहे हैं, हर क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक रेगुलरली उनका चेक करना है कि मतलब मॉनिटर करना है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि सेग्रीगेट इंक्लूसिव टेक्निक इन एजुकेशन में नहीं आता है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, जो जिसको मैंने क्योंकि इसमें बोला इफेक्टिव टेक्निक जो नहीं है,
रणनीति नहीं है। तो नहीं में यानी कि सेग्रीगेशन वाला आ जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया। और इंक्लूसिव में सेग्रीगेट शब्द को हमें यूज ही नहीं करना है। हमें अलग थलग बैठने की, उनको अलग अलग क्लासरूम देने की, उनको अलग अलग पढ़ाने की, उनको अलग अलग खेलने की व्यवस्था नहीं देनी है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा सेग्रीगेटेड seating arrangement on the basis of group affiliation. The next question is to address the learners from disadvantaged and deprived groups. A teacher should, एक टीचर को कैसा होना चाहिए? Foster a sense of belonging among all the students. Highlight the weakness of students in front of all, बिल्कुल नहीं. Teach these students in a separate section only, बिल्कुल नहीं. Use standardized करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. हमें ना उनको अलग करना है, हमें ना ही उनकी कमजोरी को सबके सामने उजागर करना है, दिखाना है. हमें ना ही कोई मानकीकृत एक स्टैंडर्डाइज पाठ्यक्रम या करिकुलम यूज करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ाना है. फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल द स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज to ensure retention of students from socio-economically disadvantaged groups, a teacher should ensure that they take tuitions at home, ensure that they are given a lot of recall-based worksheets, ensure that they do not lose interest in attending school, ensure that standard decontextualized curriculum is followed. मीन्स जो सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनको एक सुनिश्चित करने के लिए मीन्स कि हाँ वो रुकें, वो आएं, वो पढ़ें. तो ये इसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन था कि घर पे इनको ट्यूशन लेनी है. नहीं, उन्हें मेमोरी बेस्ड कोई ऐसे बहुत सारे कार्य दे देने हैं, टास्क दे देने, ऐसा भी नहीं है. और स्कूल आने में तो उनको ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि उनका स्कूल से इंटरेस्ट जो है, इंश्योर ये करना है कि दे डू नॉट लॉस इंटरेस्ट इन अटेंडिंग. उनका इंटरेस्ट स्कूल में आने से कम नहीं होना चाहिए. ओके गाइज, सो दीज वर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इसी तरह से आप लोग भी पहले कंटेंट पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत से उसमें नेट पर दिए रहते हैं. कहिएगा तो अगर मैं ढूंढ के कुछ भेज भी दूंगी आपको मटेरियल, तो उसकी प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस करने से ही हमारा परफेक्शन आएगा कि हमें आंसर्स किस तरीके से समझ के लगाने हैं. ठीक है? ओके गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरी और doubt, then ask me anytime. Thank you. Have a nice day. Goodbye.